नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस के 12वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जाना जाता है। याद कीजिए, प्लेटो के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने जाना था प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी के नाम से जाना जाता है। एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और प्लेटो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। या फिर आप ये भी कह सकते हो, प्लेटो और एरिस्टोटल के काम से दो स्ट्रीम्स की शुरुआत होती है। प्लेटो के काम से स्टार्टिंग होती है पॉलिटिकल आइडियलिज्म की। हमने समझा किस प्रकार से प्लेटो आइडियलिस्टिक बातें करते हैं, और एरिस्टोटल के काम से स्टार्ट होती है एक नई स्ट्रीम पॉलिटिकल रियलिज्म। एरिस्टोटल आइडियल बातें नहीं करते, एरिस्टोटल प्रैक्टिकल बातें करते हैं जो पॉसिबल हों। आगे आगे हम समझेंगे। पहले बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल का जन्म हुआ था 384 बीसी में और डेथ हुई 322 बीसी में। देखो, पहले हमने डिस्कस किया सोक्रेटिस एथेंस सिटी स्टेट से संबंध रखते थे और प्लेटो भी एथेंस सिटी स्टेट के थे, लेकिन एरिस्टोटल का जन्म एथेंस सिटी स्टेट में नहीं हुआ था, स्टैजीरिया में हुआ था। एरिस्टोटल का जन्म 30 साल की उम्र में वो प्लेटो की एकेडमी में आ गए थे पढ़ने के लिए। यानी एरिस्टोटल प्लेटो के डिसिपल थे, शिष्य थे। प्लेटो के द्वारा एरिस्टोटल को अपनी एकेडमी का बेस्ट ब्रेन कहा गया। वो बात अलग है, आगे जाके एरिस्टोटल ने प्लेटो के विचारों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। आगे जाके एरिस्टोटल अलेक्जेंडर द ग्रेट के ट्यूटर भी बने, यानी टीचर बने अलेक्जेंडर द ग्रेट के। एरिस्टोटल के फादर अलेक्जेंडर द ग्रेट के दादा यानी ग्रैंडफादर के यहाँ पे कोर्ट फिजिशियन थे। इसी वजह से काफ़ी बार पॉलिटिक्स और एथिक्स के बारे में लिखते हुए एरिस्टोटल मेडिसिन और बायोलॉजी से संबंधित एनालॉजी देते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एरिस्टोटल जब स्टेट का एग्जाम्पल देते हैं तो बॉडी से कंपेयर करते हैं एरिस्टोटल स्टेट को। इस प्रकार से बायोलॉजी और मेडिसिन फील्ड से संबंधित काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं एरिस्टोटल के काम में, क्योंकि उनके फादर कोर्ट फिजिशियन थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के दादा की कोर्ट में। आगे हम एरिस्टोटल के विचारों के बारे में बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लेटो और एरिस्टोटल में क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी क्या है स्टेट के बारे में, और उसके बाद तो एरिस्टोटल के द्वारा काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई थी, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। जैसे थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं एरिस्टोटल के बेसिक विचारों के बारे में। एरिस्टोटल, जैसा मैंने आपको बताया, इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। एरिस्टोटल ने कहा था पॉलिटिकल साइंस मास्टर साइंस है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है बाकी फील्ड्स डायरेक्शन लेते हैं पॉलिटिकल साइंस से। देखो, एंशियंट सिटी स्टेट जब हुआ करते थे उस समय पॉलिटिक्स को पहली प्रायोरिटी दी जाती थी, बाकी फील्ड्स को बाद में प्रायोरिटी दी जाती थी, पॉलिटिक्स को पहली प्रायोरिटी दी जाती थी। स्टेट का काम था सिटीजन्स के लिए एक अच्छी लाइफ सिक्योर करना। उस समय गुड लाइफ में और पॉलिटिकल लाइफ में डिफरेंस नहीं किया जाता था। आजकल तो देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कल्चर के अंदर स्टेट के द्वारा इंटरफेयर कम किया जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। सिटीजन्स कंप्लीटली सबऑर्डिनेटेड थे स्टेट के, और स्टेट एक प्रकार से हाईएस्ट एसोसिएशन था सिटीजन्स का। तो इसी वजह से एरिस्टोटल के द्वारा कहा गया पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल साइंस एक मास्टर साइंस है। एरिस्टोटल के बारे में कहा जाता है उन्होंने अपने काम में साइंटिफिक अप्रोच को अपनाया। देखो, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लेटो कहा करते थे आइडिया सब कुछ है, मैटर कुछ नहीं है। प्लेटो कहा करते थे व्हाट ought टू बी, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है व्हाट इज। याद कीजिए हमने क्या डिस्कस किया था। प्लेटो ये कहा करते थे कार है, मान लीजिए कार के मर्जी कितने मॉडल्स आप बना लो, एक मॉडल आएगा दूसरा मॉडल जाएगा, इस प्रकार से मॉडल्स आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको कार मैन्युफैक्चर करने के पीछे का आइडिया जो पता है तो आप कार को मैन्युफैक्चर आसानी से कर सकते हो। तो प्लेटो के लिए आइडिया इंपॉर्टेंट था, लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं आप मटेरियल वर्ल्ड को यानी मैटर को एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते, आपको यह भी पता होना चाहिए व्हाट इज। एरिस्टोटल प्लेटो की उस बात से असहमत थे। प्लेटो ने, आपको याद होगा, कहा था जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो वर्ल्ड कुछ नहीं है, शैडो ऑफ रियलिटी है।
याद कीजिए वो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था केव वाला। प्लेटो कहा करते थे जो आपको रियलिटी लगती है ये सिर्फ इल्यूजन है, लेकिन एरिस्टोटल ने कहा आइडिया देखो मैटर से अलग नहीं है, आइडिया मैटर के अंदर ही मौजूद है। एरिस्टोटल ने कभी भी आइडिया के पूरे कंसेप्ट को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन एरिस्टोटल ने यह कहा आप मटेरियल वर्ल्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, आप मैटर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैटर के अंदर ही आइडिया मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट, एरिस्टोटल के द्वारा देखो कहा जाता है अगर रूलर को सिर्फ आइडियाज के बारे में नॉलेज है, संसारिक चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है, यानी रूलर बुद्धिमान है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में, तो उस चीज का क्या फायदा। संसारिक चीजों के बारे में रूलर को नॉलेज होनी चाहिए। एरिस्टोटल के अनुसार एक अच्छे रूलर को स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, कोई कॉमन सेंस वाला पर्सन भी अच्छा रूलर हो सकता है। तो एरिस्टोटल अपनी अप्रोच में प्रैक्टिकल थे, प्राग्मेटिक थे। नेक्स्ट पॉइंट, एरिस्टोटल बिलीव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन में। प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन के बारे में आपको बता देता हूं। ये देखो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है अगर दो एक्सट्रीम के बीच की आप पोजीशन लोगे तो इसका मतलब आप मोरल बिहेवियर फॉलो करोगे। एक तरफ देखो काउडिस यानी कि कायरता, जो कि एक अवगुण है, डेफिशिएंसी है किसी चीज़ की, लेकिन दूसरी तरफ रेकलेसनेस, लापरवाही। रेकलेसनेस का जो टेक्निकल मीनिंग है वो आपको बता देता हूँ, कोई ऐसा काम करना जानबूझ के जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, जिसके कंसिक्वेंसेस काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, फिर भी वो काम जानबूझकर करना। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सड़क पर गाड़ी बहुत तेज चलाना, आपको पता है एक्सीडेंट हो सकता है, सड़क पर मौजूद किसी पैदल यात्री की मौत भी हो सकती है, लेकिन आप गाड़ी चलाते हो फिर भी बहुत तेज सड़क पे, तो ये रेकलेसनेस है। उसी प्रकार से कायरता का एग्जाम्पल, आप सड़क पर चलने को तैयार ही नहीं हो क्योंकि आपको लगता है सड़क पर चलने से एक्सीडेंट हो जाएगा, ये कायरता है। लेकिन दोनों अवगुणों के बीच का रास्ता अगर आप अपनाओगे तो वो वर्च्यू है, करेज वर्च्यू है। काउडिस यानी कायरता एक्सट्रीम पोजीशन है, रेकलेसनेस भी एक्सट्रीम पोजीशन है। इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच की मीन पोजीशन है करेज, जो कि एक वर्च्यू है। उसी प्रकार से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स एरिस्टोटल के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे देखो ह्यूमिलिटी किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है और प्राइड एक्सेस में है वो चीज़, लेकिन दोनों के बीच का अगर आप रास्ता निकालोगे तो वो होगी मोडेस्टी। यहाँ पे सारे अवगुण हैं यानी वाइस हैं, यहाँ पे भी सारे अवगुण हैं वाइस हैं, लेकिन बीच में जो बैलेंसिंग पोजीशन है वर्च्यूज हैं। समझ गए एरिस्टोटल का गोल्डन मीन। एरिस्टोटल कहा करते थे एक्सट्रीम्स जिंदगी के लिए सही नहीं है, ना तो बहुत ज़्यादा पैसा होना अच्छी बात है, ना ही बिल्कुल पैसा ना होना अच्छी बात है, ना ही तो ये अच्छी चीज़ है बिल्कुल नॉलेज का होना, और ना ही ये अच्छी चीज़ है बहुत ज़्यादा नॉलेज का होना। तो एक्सट्रीम पोजीशन होनी चाहिए हर एक चीज़ में। गोल्डन मीन का जो रूल है वो बेस्ट रूल है, गोल्डेस्ट रूल है। एरिस्टोटल का ये भी मानना था लाइफ में बेस्ट प्रैक्टिकेबल होना जरूरी है रेदर देन बेस्ट। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। देखो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमारे लिए बेस्ट तो यही है हम 15 घंटे पढ़ें बिना ब्रेक के। हम ऐसा अपना टाइम टेबल बनाएं कि एक दिन में बिना रुके 15 घंटे लगातार पढ़ सकें। लेकिन आप बताइए क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं है। बजाय इसके कि हम इस प्रकार का टाइम टेबल बनाएं, हमें लाइफ में बेस्ट प्रैक्टिकेबल होने की आवश्यकता है। हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक, ताकि दिमाग अच्छे से चलता रहे और पढ़ाई में एफिशिएंसी भी आए। एरिस्टोटल का मानना यह भी था देखो बेस्ट को इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है गुड के लिए। काइंड ऑफ वही एग्जाम्पल आप ले सकते हो। बेस्ट तो देखो यही है हम एक दिन में बिना रुके 18 घंटे पढ़ें, लेकिन ऐसा ना हो कि 18 घंटे पढ़ने के चक्कर में हम पढ़े ही ना, बीमार हो जाएं। तो गुड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब 12-13 घंटे एक दिन में पढ़ते हैं वो गुड है, इसको हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते बेस्ट के चक्कर में। 17-18 घंटे एक दिन में पढ़ेंगे तो बीमार हो जाएंगे, अगले दिन पढ़ ही नहीं सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्लेटो तो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली की बात करते हैं, यानी इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने की बात करते हैं। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं देखो ये इंस्टीट्यूशंस सदियों से चले आ रही हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी सारी जनरेशन्स की बुद्धिमत्ता, विजडम इन इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ी हैं, उन्हीं की बुद्धिमत्ता के कारण ये इंस्टीट्यूशंस इवोल्व हुए हैं। तो एरिस्टोटल अपनी अप्रोच में फंक्शनलिस्ट हैं,
यानी एरिस्टोटल देखते हैं इन इंस्टीट्यूशंस की, प्रॉपर्टी की, फैमिली की, मैरिज की यूटिलिटी है, इनका यूज है, इसलिए इनको खत्म नहीं करना चाहिए, इनको खत्म करने में कोई फायदा नहीं है। देखो एरिस्टोटल एक ही पर्सन, फिलोसफर किंग को पावर देने की बात करते हैं, लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं एक पर्सन को पावर देना अच्छी बात नहीं है। एरिस्टोटल कहते हैं सदियों से बहुत सारे लोगों ने मिलकर कुछ बेसिक कानून बनाए हैं, उन कानूनों को फॉलो करना जरूरी है। आप बताइए, देखो हमारा जो संविधान है वो कलेक्टिव विजडम का नतीजा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने मिलकर संविधान का निर्माण किया। क्या संविधान को फॉलो करना एक अच्छी बात है, या फिर देश में किसी एक पर्सन को सारी की सारी पावर्स दे दी जाएं, वो अच्छी बात है? हालांकि वो पर्सन कितना ही समझदार हो, कितना ही इंटेलेक्चुअल हो, सही क्या है आप बताइए। सर्टेनली देखो आज के समय में तो संविधान का ही कंसेप्ट चलता है, क्योंकि संविधान जनता को राइट्स देता है। रूलर आएंगे, रूलर जाएंगे। हमारे देश का आप एग्जांपल ले सकते हो, 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, कई सारे रूलर्स आए, कईयों ने पावर्स अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन संविधान जनता को बेसिक राइट्स देता है। संविधान डेमोक्रेसी में तीनों पिलर्स के बीच सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। संविधान की वैल्यूज को फॉलो करना हमेशा लोकतंत्र के लिए लाभदायक है। एक पर्सन को पावर दे दी जाए, देखो प्लेटो के हिसाब से तो प्लेटो तो आइडियलिस्टिक बात करते थे, फिलोसफर किंग जो स्टेट को अच्छे से रूल करेगा, उसको कोई लालच नहीं है। क्या ऐसा पर्सन मिलना पॉसिबल है आज के समय में? नहीं पॉसिबल है। तो इस इशू पर आगे भी हमें डिस्कस करने को मिलेगा, कलेक्टिव विजडम का होना जरूरी है या फिर एक पर्सन को सारी की सारी पावर्स दे दी जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, एरिस्टोटल अपनी अप्रोच में पैट्रियार्कल हैं। प्लेटो ने तो देखो वुमन को भी स्टेट की एक्टिविटीज़ में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन एरिस्टोटल ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं महिलाओं का काम सिर्फ घर में है, इवन महिलाओं को सिटीजनशिप भी नहीं दी जाती एरिस्टोटल के द्वारा। एरिस्टोटल इनइक्वालिटीज़ यानी असमानताओं में बिलीव करते हैं। एरिस्टोटल के बारे में कहा जाता है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उन्होंने स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन को जस्टिफाई किया। ये सारी बातें आएंगी आगे डिटेल से, लेकिन अभी फिलहाल हम एरिस्टोटल के विचारों की बेसिक आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एरिस्टोटल देखो टेलियोलॉजी में विश्वास रखते हैं। टेलियोलॉजी है स्कूल ऑफ डेस्टिनी। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। देखो सेब का पेड़ है, सेब के पेड़ से सेब नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ये सेब की डेस्टिनी है। उसी प्रकार से टेलियोलॉजी स्कूल ये कहता है हर एक पर्सन के लिए नेचर ने एक डेस्टिनेशन तैयार की है, एक मंजिल तैयार की है, और हर एक पर्सन नेचर के द्वारा डिसाइड की गई उसी डेस्टिनेशन पे, उसी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। तो एरिस्टोटल इसी स्कूल में विश्वास रखते थे, स्कूल ऑफ टेलियोलॉजी या फिर स्कूल ऑफ डेस्टिनी। तो इस सारी डिस्कशन से आपको प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच कुछ बेसिक सिमिलरिटीज़ और कुछ बेसिक डिफरेंसेस का पता चल गया होगा। आइए उन्हें हम समराइज कर देते हैं। प्लेटो देखो इमेजिन बहुत करते हैं, यानी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में रहते हैं प्लेटो, लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं मैटेरियल वर्ल्ड के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है, मैटर के अंदर आइडिया इन्वॉल्व है। दूसरा डिफरेंस, प्लेटो बात करते हैं कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली की, लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं प्रॉपर्टी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है और इवन फैमिली, मैरिज, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो टाइम टेस्टेड हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, इनकी यूटिलिटी है, इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो अपनी अप्रोच में डिडक्टिव हैं, लेकिन एरिस्टोटल अपनी अप्रोच में इंडक्टिव है। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, आपको याद होगा। डिडक्टिव अप्रोच देखो वो अप्रोच होती है जिसमें किसी थिंकर ने ऑलरेडी अपने दिमाग में एक इंप्रेशन जमा लिया है, बस वो कोई एग्जाम्पल ढूंढ रहा है अपने एक्सप्रेशन को सही साबित करने के लिए। जैसे मैंने आपको उस समय एग्जाम्पल भी दिया था, किसी ने ऑलरेडी अपने दिमाग में ये सोच लिया है हरियाणा वाले लोग लड़ाकू होते हैं, जैसे ही उसको कोई एग्जाम्पल मिलेगा, दिखेगा, वो कह देगा देखो मैंने सही बोला था। डिडक्टिव अप्रोच में हम जनरल से स्पेसिफिक मूव करते हैं, और जबकि दूसरी तरफ इंडक्टिव अप्रोच में पहले किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल न्यूटन के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया था पेड़ से सेब गिरता है। बार बार इस प्रकार के काफ़ी इंसिडेंसेस न्यूटन के द्वारा देखे गए और लास्ट में न्यूटन ने जाके अपनी थ्योरी दी, कोई तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं धरती की तरफ। ग्रेविटेशन का कंसेप्ट न्यूटन के द्वारा दिया गया। मतलब इंडक्टिव अप्रोच में हम
स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं। तो एरिस्टोटल अपनी अप्रोच में इंडक्टिव है, साइंटिफिक अप्रोच अपनाई जाती है एरिस्टोटल के द्वारा, लेकिन प्लेटो अपनी अप्रोच में डिडक्टिव है। ऑलरेडी प्लेटो ने सोच लिया है फिलोसफर किंग का कंसेप्ट, फिर उसके बाद थ्योरी दी जाती है प्लेटो के द्वारा अपने फिलोसफर किंग का कंसेप्ट सही साबित करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमिलरिटीज़ की। प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं। जैसे देखो, प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ये मानते हैं एथेंस सिटी स्टेट में जो डिक्लाइन हो रहा है वो रूलिंग क्लास के इमोरल बिहेवियर की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों ये मानते हैं स्टेट इज नेचुरल, स्टेट इज प्रायर टू मैन, जबकि जो राइवल स्कूल था सोफिस्ट वालों का स्कूल, सोफिस्ट वाले मानते थे स्टेट को मैन ने बनाया है, यानी उनका जो कंसेप्ट था वो कन्वेंशनल कंसेप्ट था, मैन ने स्टेट को बनाया है, जबकि प्लेटो एरिस्टोटल ये मानते थे स्टेट नेचुरल है, स्टेट को मैन के द्वारा नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों एरिस्टोटल और प्लेटो इस बात में विश्वास रखते थे वोल इज प्रायर टू पार्ट्स। जैसे देखो, एक एग्जांपल हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का, हैंड का, लेग का, शरीर के किसी भी ऑर्गन का रेलेवेंस तभी है जब वो शरीर का पार्ट है, यानी पूरी बॉडी की रेलेवेंस है, अपने आप में अलग से किसी पार्ट की रेलेवेंस नहीं है। तो प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों इसी चीज़ में विश्वास रखते थे, वोल पहले है और पार्ट बाद में है। स्टेट यानी वोल है, स्टेट इंडिविजुअल से बन के बना है स्टेट, हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए। स्टेट जो है वो कैपिटल लेटर है और इंडिविजुअल स्मॉल लेटर है, यानी होल ही इज प्रायर टू पार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, एरिस्टोटल प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन का समर्थन करते हैं, और उससे नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के खिलाफ हैं। तो हमने डिफरेंसेस को भी डिस्कस किया, सिमिलरिटीज़ को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट आप जान लीजिए, एरिस्टोटल की बुक का टाइटल है पॉलिटिक्स। अपनी इस बुक में एरिस्टोटल मेंशन करते हैं पॉलिटिक्स एज मास्टर साइंस। मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस क्यों कहते हैं, आगे भी वैसे आएगा ये डिटेल से। नेक्स्ट, ये सब आइडियाज़ हैं, हम एक एक करके इन सब आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है, थ्योरी ऑफ स्लेवरी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। एरिस्टोटल ने कहा मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, या फिर मैन इज बाय नेचर ए सोशल एनिमल। देखो, एंशियंट ग्रीस में पॉलिटिकल लाइफ और सोशल लाइफ में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं माना जाता था। एरिस्टोटल का ये कहना था इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर मैन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, यानी ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है किसी मैन के लिए पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना, और ये मैन का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। एरिस्टोटल तो इस हद तक बोल गए वो पर्सन जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, या तो वो बीस्ट है, मतलब या तो वो जानवर है, पशु है, या फिर वो गॉड है। यानी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना ना सिर्फ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है मैन का, बल्कि ये डिजायरेबल भी है। देखो, उस समय जैसा हमको पता है दो स्कूल ऑफ थॉट हुआ करते थे, एक सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और एक सोक्रेटिस स्कूल ऑफ थॉट। प्लेटो सोक्रेटिस स्कूल ऑफ थॉट के सदस्य थे और एरिस्टोटल भी सोक्रेटिस स्कूल ऑफ थॉट के सदस्य थे। सोफिस्ट वाले ये कहा करते थे स्टेट को मैन ने बनाया है। कन्वेंशनल व्यू था सोफिस्ट स्कूल वालों का स्टेट के बारे में, लेकिन एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सब लोग जो सोक्रेटिस स्कूल से संबंध रखते थे, इनका कहना था स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, यानी स्टेट एक नेचुरल है, इंसान ने स्टेट को नहीं बनाया है। काफ़ी तरह के आर्गुमेंट्स भी दिए जाते हैं एरिस्टोटल के द्वारा अपनी इस बात को साबित करने के लिए स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहला आर्गुमेंट एरिस्टोटल के द्वारा कहा जाता है, देखो, सबसे पहले इंसान फैमिली बनाता है, अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, वंश को आगे ले जाने के लिए फैमिली बनाना आवश्यक है मैन के लिए। तो बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा किया जा सकता है फैमिली बना के। उसके बाद इंसान को यानी ह्यूमन बीइंग को सोशल रिकॉग्निशन भी चाहिए। सोशल रिकॉग्निशन जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोसाइटी का निर्माण करता है, कम्युनिटी बनाता है ह्यूमन बीइंग। लेकिन बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको ना तो फैमिली के स्तर पर पूरा किया जा सकता है और ना ही कम्युनिटी के लेवल पे पूरा किया जा सकता है। स्टेट उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, यानी स्टेट हर एक एस्पेक्ट में अच्छी लाइफ संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस। जैसे इंसान ने
सबसे पहली स्टेज पे बनाई फैमिली, दूसरी स्टेज पे बनाई एसोसिएशन। एसोसिएशंस की भी एक बड़ी एसोसिएशन बन गई जो है स्टेट। स्टेट इंसान की सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा करता है। नेक्स्ट आर्गुमेंट एरिस्टोटल के द्वारा ये दिया जाता है, ये साबित करने के लिए स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। एरिस्टोटल के द्वारा कहा जाता है, देखो क्रोनोलॉजी के हिसाब से यानी टाइमलाइन के हिसाब से मैन पहले आता है, स्टेट बाद में आता है। लेकिन अगर हम लॉजिक अप्लाई करें, लॉजिकली स्टेट पहले आता है और मैन बाद में आता है। मैन की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है स्टेट के बिना। अगर देखो कोई भी पर्सन किसी देश का नागरिक ना हो, वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज हैं, किसी भी देश का नागरिक ना हो, तो उस मैन की कोई आइडेंटिटी होगी, कोई पासपोर्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा उस मैन का। तो मैन की जो आइडेंटिटी है वो स्टेट से है। एनिमल्स का आप एग्जांपल ले सकते हो। देखो एलिफेंट्स, मक्खियाँ, ये जानवर बिना स्टेट के रह सकते हैं, ग्रुप में रह सकते हैं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ सर्वाइवल है, इनके जीवन का कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैन का जीवन में एक मकसद है। मैन स्टेट के बिना नहीं रह सकता। जैसे शरीर के वेरियस ऑर्गन्स को अगर शरीर से अलग किया जाए तो एक ऑर्गन का कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई रेलेवेंस नहीं होता। उसी प्रकार से अगर किसी सिटीजन को किसी स्टेट से अलग कर दिया जाए तो उस सिटीजन की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए एरिस्टोटल के द्वारा बोला गया, क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैन पहले आता है, स्टेट बाद में आता है। लेकिन लॉजिकली स्टेट पहले आता है और मैन बाद में आता है। देखो वैसे एरिस्टोटल स्टेट को बॉडी से कंपेयर करते हैं, तो एरिस्टोटल के इस कंसेप्ट को ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये बाद में आएगा जब हम स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहीं बता देता हूँ, एरिस्टोटल स्टेट को कंपेयर करते हैं बॉडी से। एरिस्टोटल कहते हैं जैसे देखो बॉडी में विभिन्न ऑर्गन्स का अपना अपना फंक्शन होता है। हाथ का अपना फंक्शन है, हार्ट का, किडनी का, ब्रेन का, सबका अपना अपना फंक्शन है। उसी प्रकार से स्टेट में इंडिविजुअल्स का अलग अलग फंक्शन है। हर एक अपना अपना काम करता है और एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है। जिस प्रकार से विभिन्न ऑर्गन्स से मिलके बॉडी बनती है और ऑर्गन को अगर शरीर से अलग कर दिया जाए तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसी प्रकार से इंडिविजुअल्स से मिलके स्टेट बनता है। अगर इंडिविजुअल को अलग कर दिया जाए स्टेट से तो उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। तो ये है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट एरिस्टोटल के द्वारा दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी याद कीजिए क्या था? टेलियोलॉजी था स्कूल ऑफ डेस्टिनी। एरिस्टोटल का मानना था नेचर ने इंसान को इस प्रकार से बनाया है, इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर मैन टू लिव इन स्टेट। यानी नेचर ने इंसान के लिए रास्ता तैयार किया है कि इंसान को स्टेट के अंदर रहना है। तो टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट भी दिया गया एरिस्टोटल के द्वारा ये साबित करने के लिए स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। ये सारे आर्गुमेंट्स हैं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट के। अब देखो हम क्रिटिकल असेसमेंट की बात करते हैं। क्रिटिकल असेसमेंट में कहा जा सकता है, देखो स्टेट नेचुरल है या इंसान ने स्टेट बनाया है, ये एक लंबी चौड़ी डिबेट है। स्टेट का क्या नेचर होना चाहिए, इस पर अभी भी डेलिब्रेशन होता रहता है। अलग अलग थिंकर्स हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी राय व्यक्त की है। गांधी, मार्क्स, ये ऐसे थिंकर्स हैं, इनका कहना है स्टेट होना ही नहीं चाहिए। क्लासिक स्कूल के थिंकर्स का मानना है स्टेट एक नेसेसरी एविल है। तो इसलिए स्टेट के बारे में डिबेट अभी भी चली आ रही है। कुछ थिंकर्स ये कहते हैं, कुछ स्कूल्स ये कहते हैं स्टेट जनता की एक्सीलेंस को प्रमोट करता है। कुछ थिंकर्स ये भी कहते हैं स्टेट एक बुराई है, स्टेट एक बीमारी है जो कि सिटीजन्स को आगे बढ़ने से रोकता है। तो आगे आगे जैसे जैसे हम विभिन्न आइडियोलॉजीज डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगता जाएगा कौन सा स्कूल स्टेट के पक्ष में बात करता है और कौन सा स्कूल ये कहता है स्टेट होना तो चाहिए, लेकिन स्टेट के पास लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए ताकि जनता के राइट्स को पूरी तरह से दबाया ना जा सके, पूरी तरह से जनता को उनके राइट से वंचित ना किया जा सके। आगे आगे हम समझते जाएंगे विभिन्न थिंकर्स ने, विभिन्न स्कूल्स ने स्टेट के बारे में क्या कहा। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम एरिस्टोटल की बाकी बची हुई थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेल सेंड कर सकते हो ओनली IAS PS का मतलब है पॉलिटिकल साइंस @gmail.com। कोई भी डाउट हो आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, GS से संबंधित, इवन लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा डायलेमा है तो आप मेल सेंड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।